नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं आकाश गुप्ता बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। बताइए। सर मैंने आपको मैसेज किया था दिव्यांग के रिकॉर्डिंग। सर जानकारी चाहता हूँ कि मैं 2018 में क्यों ना बचपन से आँखों से दिव्यांग हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है। जी सर। हेलो हेलो। हाँ हेलो। जी सर नमस्कार। मैं निखिल आकाश गुप्ता बोल रहा हूँ, हाँ जिला झांसी उत्तर प्रदेश से। बताइए। सर मैंने वर्ष 2018 बैच में डीएलएड किया हुआ था। डाइट बरुआ सागर झांसी से। रेगुलर डीएलएड ना? जी सर रेगुलर डीएलएड। सर 2019 का यूपी टीईटी मैंने क्वालिफाई कर लिया था, जिसमें मेरे 83 नंबर थे। ठीक है। सर अब जानना ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो दिव्यांगों के लिए पात्रता है सुपर टेट में, उसमें उन्होंने बताया है कि 82 नंबर। सर जैसे मान लो सुपर टेट में नंबर कम होते हैं या किसी प्रकार से उतने क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या उनकी भर्ती हो सकती है? देखिए, टेट और सुपर टेट दोनों अलग चीज है। ठीक है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं दिव्यांग या फिर एससी एसटी ओबीसी, तो ये आरक्षित वर्ग हो गया। ठीक है। जी तो सर। आरक्षित वर्ग को विशेष तौर पे छूट दी जाती है। तो जी सर। जनरल के लिए तो टेट में 90 नंबर है। ठीक है। जो जी सर। अनारक्षित सीट है उस पर 90 नंबर लाना है टेट में। और जी सर। जो आरक्षित वर्ग के हैं लोग, वो जी 82 नंबर है। आप 83 पर क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है। तो यूपी टेट तो टेट से। आपने जी पास कर लिया। जी सर। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको जो है भर्ती में शामिल होना है। तो जो भी जी सर। विज्ञापन निकलते हैं जी सर। उनकी कुछ शर्तें होती हैं। जी सर। और वो सारे शर्त जब विज्ञापन जारी होता है उसमें लिखे रहते हैं। जी सर। तो उसमें निर्धारित रहता है कि कितने पद किस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जी सर। सामान्य तौर पे जो आरक्षण अभी प्रावधान चल रहा है वो आप जानते होंगे कि ओबीसी के लिए 27% और SC ST का है 23%, 2%, और EWS 10%, इस तरह का चल रहा है शायद। जी ठीक है। दिव्यांगों का 4% भी है उसमें बताया। हाँ, SC का शायद 21 है, 23 नहीं 21 है, और 2 ST का है। और दिव्यांगों का जी बता रहे हैं 4% है। ठीक है। जी जी तो जी। चूंकि दिव्यांग तो हर कैटेगरी में होते हैं, चाहे वो अनारक्षित हो, आरक्षित हो, ओबीसी हो, SC ST हो, तो जो जैसे मैं भी सर अब अनारक्षित में हूँ, सर अनारक्षित में दिव्यांग हूँ। हम्म। हाँ जनरल में दिव्यांग हूँ सर। तो जो भी आपका जो कैटेगरी है दिव्यांग वाला, उसमें जो जी सर। निर्धारित पद होंगे, मान लीजिए कि भर्ती आती है 50,000 की, जी और उसमें आपके मान लीजिए सपोज दैट कल्पना करते हैं कि 10 सीट है, 20 या 50 जो भी है, जितनी भी जी पद सर। होंगे उसके आधार पर वो निकाल लिया जाएगा। तो अब जी उसमें आपको फाइट करना होगा। आपकी मेरिट अलग से बनेगी दिव्यांग वाले में। जी अब सर। दिव्यांग में जब मेरिट बनेगी तो जो भी वहां मानक तय किए गए होंगे, जो भी वेटेज वगैरह आप लोग को देना होगा, वो सारी चीजें जी देने के बाद आप जैसे जो भी लोग होंगे, वो जो जी जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा उसमें आप फाइट कर रहे होंगे। मान लीजिए कि सीट अगर 10 है और फॉर्म भरने वाले दिव्यांग श्रेणी में 50 लोग हैं, तो अब उस 50 में से जो ऊपर के 10 लोग आ रहे होंगे उनको वो मिल जी। जाएगा। ठीक अच्छा है। तो सर हम्म जैसे मान लो दिव्यांग जैसे 50,000 सीट है, हम्म उनमें जो दिव्यांग होते हैं उनमें सभी का 4% होता है, हम्म और जो आंखों से दिव्यांग होते हैं उनका हम्म 1% होता है। हम्म यानी 50,000 का 1% हुआ अपना हम्म 500 या 5,000 के आसपास। हम्म। तो सर इतनी सीटें सर जो है भर नहीं पाती हैं, हाँ क्योंकि इतने बिल्कुल। कैंडिडेट तो इसमें है ही नहीं सर। हम्म। और इतनी क्षमता भी नहीं होती है कि वो 83-84 किसी प्रकार टेट तो क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन सुपर टेट में बहुत मुश्किल मुझे लगता है हम्म कि अधिकांशतः नहीं कर पाते होंगे। हम्म। तो उनकी मेरिट क्या
कम पर भी बनाई जा सकती है, जैसे 82 ही कंपलसरी या 83 ही कंपलसरी है, या उससे कम अगर होते हैं तो उनको रिजर्व है तो उतनी उनको देना ही पड़ेगा। देखिए, आरक्षण का मतलब ये होता है कि इतनी सीटें स्पेशली उनके लिए रिजर्व हैं, उस कैटेगरी के लिए। ठीक है, जी सर। उस कैटेगरी के ही लोग उसमें आएंगे, अन्य कोई नहीं आएगा। आरक्षण जी का मतलब यही होता है। अब जी अगर 1% सीट फिक्स है और 1% में मान लेते हैं कि अगर जो है 100 सीट आ रही है, अब कैंडिडेट्स भरने वाले 2-4 ही हैं, बाकी सीटें खाली जा रही हैं, तो वो सीटें जी। खाली छोड़ दी जाती हैं, वो भविष्य में भरी जाती हैं। ठीक है, तो जी ऐसे ही होता है कि ये सीटें जो है खाली चली जाती हैं, बैकलॉग में चली जाती हैं, और इस पर भविष्य में निर्णय कोई बनता है तो कभी बैकलॉग की सीट निकाल करके अलग से भर्ती की जाती है, अन्यथा वो खाली ही रह जाते हैं। अच्छा, तो अभी ये। एक नया जी अमेंडमेंट हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं, अभी ज्यादा नहीं, 1-2 महीने हुए हैं। जी तो जो स्पेशल बीएड है, ठीक है, जी उनको प्राइमरी में नियमतः वैलिड किया गया है। पहले भी लिए जा रहे थे लेकिन वो नियमतः वैलिड नहीं थे, स्पेशली उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई उनको चैलेंज कभी कभी किया है तो कुछ मुद्दे फंस गए हैं। तो जी एनसीटीई ने अभी हाल ही में एक लेटर जारी किया है जिसमें स्पेशल बीएड करने वाले हैं जी। और जो एमएड वाले हैं उनको जो है इसमें वैलिड किया है। तो आपका कौन सा बीएड है, डीएलएड है? नहीं सर, सर DLED जो डाइट से रेगुलर होता है, जो हम्म 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, हम्म हम्म। वो DLED मैंने किया हुआ है, जो आपकी प्रतिवर्ष का। विकलांगता किस प्रकार की है? मेरी विकलांगता सर आंखों से संबंधित है, लो विजन, दिव्यांग। अच्छा, लो विजन है, 100% वाला नहीं है। ओके, तो आप नॉर्मल डीएलएड किए हैं, ठीक है। जी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप टेट क्वालिफाई हैं, भर्ती आने के बारे में चर्चा चल रही है। जी कभी चर्चा में रहती है 51,000, कभी 97,000, कभी 70,000। मान के चलिए कि हम मिनिमम लेके चलते हैं 51,000, क्योंकि जी कोर्ट में गवर्नमेंट ने हलफनामा भी लगाया था 51,000 पद खाली हैं। जी और तो 51,000 की नई भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो आप जो है जब विज्ञापन आएगा उसमें देख लीजिएगा कि क्या क्या शर्तें दी गई हैं और कौन कौन से कैटेगरी बनाए गए हैं, और जी आप लोगों के लिए जो है, विकलांग लोगों के लिए उसमें क्या क्या प्राविधान बनाए गए हैं। फिलहाल हमें जहाँ तक याद आ रहा है, विकलांग तो शब्द अब नहीं, अब दिव्यांग शब्द प्रयोग किया जाता है। दिव्यांग शब्द हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हाँ, सर। तो दिव्यांग लोगों के लिए चूंकि शब्द थोड़ा सा बदल दिया गया, वो थोड़ा नेगेटिव सेंस देता था, तो यहाँ पॉजिटिव सेंस लाने के लिए शब्द का बदलाव किया गया है। तो जी दिव्यांग। विज्ञापन जारी होने दीजिए, विज्ञापन जारी होता है तो आप, अगर दिव्यांग लोगों के लिए अलग से पद है, उसमें आरक्षण का प्राविधान है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप फिर सामान्य श्रेणी में जो भी आप, जैसा आप बता रहे हैं आप गुप्ता हैं या जो भी हैं, तो आप या तो जी ओबीसी में होंगे या तो जनरल में, जो भी हैं, तो अपनी कैटेगरी में फिर आप फाइट करेंगे। जी जी जी। तो जैसे मान लो मैं जनरल का, जैसे मान लो इसमें 83 नंबर आवश्यकता थी, जैसे उन्होंने भी कहा है। नहीं, आप कंफर्म कीजिए कि आप जनरल कैटेगरी में हैं या आप ओबीसी में हैं पहले। नहीं, मैं जनरल में हूँ और जनरल में मैं दिव्यांग में अच्छा अच्छा, जनरल में आप दिव्यांग में हैं, तो हमें एक चीज कंफर्म कराइए कि जो हूँ। जी। दिव्यांग हैं, क्या इनको जो है टेट में छूट का प्रावधान है? आप कंफर्म है? जो छूट में प्रावधान सर वही है जो OBC को है, जैसे 82 नंबर, SC ST को है वो 82 नंबर। नहीं, एक्चुअल और में हमने जितना भी अब तक जो भी रूल्स रेगुलेशन में पढ़ा है, उसमें जाति को जो है, कैटेगरी को बनाया गया है आधार, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी। तो दिव्यांग के लिए फिलहाल हम या तो लिखा होगा, हमने जो है नोटिस नहीं किया। तो जी। आपने अगर पढ़ा हो तो उसके बारे में बताइए कि टेट में छूट का है प्राविधान जनरल के हाँ लिए। सर, ये टेट में छूट का ये प्रावधान है कि जो OBC SC ST हम्म इनके लिए जो 90 नंबर कंपलसरी ना करके उनको 82 नंबर पर पास किया जाता है, हम्म हम्म। इसी प्रकार दिव्यांगों को भी सर 82 नंबर पर ही पास किया जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए तब ठीक है। तो आप जो है फिर जनरल पर फोकस न करते हुए आप जो है अपने आप को आरक्षित वर्ग में लेकर के ही चलिए। तो जनरल तो जी छोड़ सर। दीजिए। तो आप जी जब सर। दिव्यांग श्रेणी का जो भी बना होगा, जो भी पद होंगे, जी या तो उसमें फॉर्म जी भरेंगे, ठीक है, जी या तो फिर इसके बिहाफ आप जो है जो भी ओबीसी एससी एसटी को जो दिए जा रहे हैं लाभ, उस लाभ में आप आएंगे। ठीक है, तो हाँ, इस मेरा सर इतना सा प्रश्न छोटा सा ये था सर, कि हम्म। ये जो 82 नंबर पे इन्होंने टेट पास करवा दिया, हाँ। अब इन्होंने सुपर टेट का जो प्रावधान निकाला है, हम्म। उसमें इन्होंने सभी के लिए जो OBC SC ST के लिए 82 नंबर दिया हुआ है कि उसमें आपको इतने नंबर लाना कंपलसरी।
तो क्या दिव्यांगों के लिए भी वही नंबर लाना कंपलसरी है, क्योंकि दिव्यांग इतनी आप फाइट यहाँ नहीं कर पर पाते? आप यहाँ पर फोकस कीजिए कि जो आरक्षण का रूल है, जी उस रूल में ये है कि दो वर्ग है, एक आरक्षित और एक अनारक्षित। तो जब जी सुपर टेट होता है तो वहां पर एक कट ऑफ लगाया जाता है, ठीक है। जी। जैसा कि अभी 69,000 में था 60-65। अच्छा अच्छा। जो सामान्य वर्ग में आ रहे थे उनके लिए तो 65 था, जो जी। आरक्षित वर्ग के थे उनके लिए 60% था। तो हम्म, आरक्षित वर्ग में ओबीसी भी आ गए, एससी एसटी भी आ गए और दिव्यांग भी आ गए। हम्म। तो आप तो परंतु आरक्षित वर्ग में आ रहे 60% नंबर सर, वो दिव्यांग जो हैं उनकी जितनी सीटें हैं हैं। वो सीटें रिक्त रह जाती हैं, पहली बात तो, क्योंकि वो इतना क्वालिफाई कर ही नहीं पाते हैं, 60% ला ही नहीं पाते हैं, है ना। तो जो रिक्त सीटें रह जाती हैं, क्या उनको हम्म। किसी न किसी प्रकार से उनको वेटेज दे करके, कम उसका निर्धारण करके उनको उसको भरा जाता है, या उसको यूं ही छोड़ देते हैं कि साठ देखिए प्रतिशत आप अभी नहीं जो ला वेट, पाए? देखिए पहला तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, तो वहां पर सारी चीज जो भी पिछली भर्तियां कई सालों में हुई हैं, तो जी एक कट ऑफ वहां पर तय किया गया कि ऐसे क्या है, कट ऑफ नहीं लगाने से पहले क्या था कि हाँ इतनी इतनी सीटें हैं, जैसे मान लीजिए कि दिव्यांग श्रेणी में 100 सीटें हैं, तो जी पहले कट ऑफ नहीं होने से तो चाहे जितने भी नंबर आ गए वो ले लिए गए। एससी एसटी हाँ में जितने भी मिनिमम मार्क्स भी हैं, जी बहुत लो है। कभी कभी तो ऐसे भी चीजें आई हैं सामने को, माइनस में मार्किंग हुई है और माइनस में उनके नंबर हैं तो भी वो सिलेक्ट हो गए हैं, कारण कि कोई कट ऑफ नहीं निर्धारित था। जी। तो जबकि क्वालिटी को देखा जाए तो एक मिनिमम जो है नॉलेज तो होना ही चाहिए पर्सन के पास। ठीक है, डिग्री ले लिया क्योंकि कैसे लिया वो अलग चीज है। उस व्यक्ति ने सर टीईटी अगर क्वालिफाई किया है और 2 साल का प्रशिक्षण ले रखा है, तो जब भर्ती आती है तो भर्ती के सापेक्ष जो है वो तैयारी तो करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, परंतु कुछ और ज्यादा टफ कर रहे हैं, क्योंकि वो जनरल के साथ क्वालिफाई नहीं कर पाएगा ओबीसी के, क्योंकि दिव्यांग ना ओबीसी के साथ ना जनरल के साथ इतना क्वालिफाई नहीं कर पाता नहीं, है ना। आपको जो है फाइट नहीं करना है ना जनरल के साथ, ना ओबीसी के साथ, ना अन्य किसी के साथ। आपको जो जी। मिनिमम तय किया गया है कट ऑफ मानक। 60%, हाँ जो मानक रखा गया, उतना तो आपको जो है कवर करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। आप उतना जी। कवर कर लेते हैं तो दिव्यांग हम्म, श्रेणी में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 सीट है, मान लीजिए 4 ही लोग आते हैं, 2 ही लोग आते हैं, तो बड़ा आराम से वहां तो फिर कट ऑफ में तो आपको ऊपर फाइट ही, मेरिट में आपको फाइट ही नहीं करना है। सिर्फ आपको जो जी है, जो आप कह रहे हैं हमेशा सीट खाली रह जाती है, तो जी आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ अपना टारगेट रखना है। अगर कट ऑफ 60% है तो उसको आपको क्रॉस करना है। और आप जानते हैं कि कोई भी टारगेट जब हम लेकर चलते हैं तो उसको जी अचीव करने के लिए जो है हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए होता भी यही है कि जब हम जो टारगेट लेते हैं उतना तो अचीव कभी कभी नहीं कर पाते, थोड़ी बहुत नीचे रह जाते हैं। इसलिए अपने जी टारगेट को ही थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। 60 के बजाय आप जी 70% लेकर चलिए कि हमारा टारगेट रहेगा 70%। अब उसके जी अनुसार आप पेपर को अपना जो है कैसे तैयारी कर रहे हैं, 70% फोकस करके चलिए, 75% फोकस करके चलिए कि कुछ नंबर भी कम होते हैं तो भी हर जी हाल में हमारा 60% क्रॉस कराना है। आप 60% लेकर मत चलिए। आप जैसे जी ही जी 60% क्रॉस कर लेंगे तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद मेरिट में कोई टेंशन ही नहीं है, कैंडिडेट्स ही नहीं जी जी होते हैं। जी जी जी। ठीक है, तो जी अभी आपने कोई एग्जाम दिया था सुपर टेट वगैरह कोई? सर, मैंने टेट दिया हुआ था और सीटेट भी दे रखा था। पहले सीटेट जो था वो कम उस पर आधारित था, अभी मैंने जो सीटेट दिया हुआ था हम्म उसके पहले तो पहले उसमें ये जो अभी जो 60 और 65 का ये चला है, हम्म तो पहले ये नहीं था। हम्म अब चूंकि सीटेट में भी इन्होंने यही कर दिया है, तो मेरे सीटेट में नंबर थे 79, हम्म प्राइमरी में, और जूनियर में थे 70-80 के आसपास, यानी एक दो हम्म नंबर से मैं रह गया था उसमें। हम्म तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल नियम निकाला है कि रिजर्वेशन वाले जितने भी हैं हम्म इनके लिए राज्य सरकार जो है उत्तरदायी है, उसको लेना है या नहीं लेना हम्म है। मतलब सेंट्रल ने अपना पक्ष रख दिया कि इतना इतना होना चाहिए। और हम लोगों को जो मार्कशीट दी गई है, हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया, मतलब पहले मार्कशीट भी नहीं मिलती थी हम्म। और सर्टिफिकेट भी, यानी फेल तो फेल, पास तो पास। नहीं, आप सीटेट की बात कर रहे हैं ना? जी सीटेट 2011 में पहली बार हुआ था और राज्यों के भी टेट 2011 में पहली बार हुए थे। और एग्जाम होने से पहले सारे रूल रेगुलेशन जो है जारी हो गए थे। उसमें जी स्पष्ट था कि सामान्य वर्ग के लिए 60% और आरक्षित वर्ग के लिए 55%। ठीक है, जी तो 82 नंबर तो वो पहले से फिक्स था शुरू से ही।
सी टेट में। तो इसमें आपकी बात नहीं समझ में आई कि इसमें कहाँ 82 नंबर तो मैं जब स्टार्ट हुआ तभी से है। अच्छा अच्छा, मैंने 2019-20 का दिया हुआ था सीटेट सर। तो उसमें मेरे जो नंबर थे वो 79 के आसपास हो रहे थे। अच्छा तो अच्छा। उसमें मुझे क्या हुआ कि उन्होंने ये कह दिया है, उसमें मेंशन कर दिया मार्कशीट में कि जो रिजर्व कैटेगरी है वो अगर राज्य सरकार चाहे तो उसका लाभ दे सकती है, अन्यथा नहीं दे सकती है। अब देखिए वो नीचे देखिए अब इसमें यहाँ पर ये चीज आया कि पहली बात तो देखिए क्या मेंशन है, वो क्या कह रहे हैं, वो अब बाद में दोनों चीज पर चर्चा कर लेते हैं कि मेन रूल क्या है। रूल ये कहता है कि सी टेट आप कोई भी सामान्य वर्ग का है तो 90 नंबर लाना अनिवार्य है, उससे एक नंबर भी कम है तो वो क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा और उसके पर क्वालिफाइड नहीं लिखा होता है, नॉट क्वालिफाइड लिखा होता है। और आरक्षित वर्ग में आ गया, चाहे वो ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या फिर दिव्यांग श्रेणी का जो भी, तो आरक्षित वर्ग के लिए 5% छूट का है। 5% में जब निकाला गया 82.5 होता तो आधे मार्क्स की और छूट देते हुए 82 फिक्स कर दिया गया है। 82 की जगह किसी का 81 भी आ जाता है तो वो नॉट क्वालिफाइड होता है। ठीक है। तो अब जब वो फिक्स है कि आरक्षित वर्ग के लिए 82 नंबर और अनारक्षित के लिए 90 नंबर, तो उससे एक नंबर भी कम तो उस पर तो नॉट क्वालिफाइड लिखा रहेगा। जी तो जब नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो अब उस पर राज्य सरकार या कोई भी केंद्र सरकार उस वक्त विचार करे क्यों, जब जी उसमें रूल में है ही नहीं इस तरह की चीजें, वो एकदम फिक्स कर दिया गया है मार्क्स कि 82 नंबर 90 नंबर। तो उससे अगर जी आपके कुछ नंबर कम आए हैं तो जी आप जो है उस पर बिल्कुल विचार मत कीजिए, अगली बार आप फिर से प्रयास कीजिएगा, कोशिश करके 2-4 नंबर और आ जाएंगे आप करिएगा। आप इस जी चीज को एकदम छोड़ दीजिए कि 82 से कम होने पर कोई विचार किया जाएगा। आप फिर से प्रयास कर लीजिए, 2-4 नंबर और बढ़ा लीजिए। ठीक है। जी कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ जाए, जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। जी। ठीक है। और 69,000 भर्ती में तो आप आवेदन नहीं कर पाए होंगे। नहीं सर, उसमें आवेदन नहीं कर पाए। अच्छा, तो हम 69,000 भर्ती के बारे में दिव्यांग के लिए उसमें स्पेशली क्या था इस पर कभी जी नोटिस नहीं किए हैं, इसलिए हमें विशेष कोई जानकारी नहीं है। तो जी एक बार आप सर्च करके 69,000 भर्ती में क्या क्या हुआ, दिव्यांग के लिए जी क्या क्या प्राविधान था, कहाँ तक मेरिट गई है, सारी जी चीजें पॉसिबल हो तो जहाँ से भी सर्च करके एक बार चेक कर लीजिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट जो भी भर्ती आने वाली है तो उसमें आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप कैसे अचीव कर पाएंगे अपने टारगेट को। जी 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 ठीक है, अगर हमें कुछ सर। मिलता है इस तरह की जानकारी तो हम भी जी आपको शेयर कर देंगे। बिल्कुल सर। सर आपसे बहुत अच्छा लगता है सर, एक्चुअल में जब मैं आपको काफी सुनता हूँ, क्योंकि आप हम्म। प्रशासनिक बात करते हैं, आप राजनीतिक बात कभी नहीं करते। देखिए राजनीतिक बयान राजनीति, ये आप लिखित ही बात करते हैं, आप जो लिखित है हाँ जो वही बात लिखित करते में है, जैसा अभी देखिए शिक्षा मित्र का जो है कल हैं। जी सदन में घोषणा हुआ है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक जो इस तरह के लोग हैं उनका मानदेय गवर्नमेंट 2000 बढ़ाएगी। अब इसको जी लेकर के तरह तरह के लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप कह रहे थे कि नहीं बढ़ेगा, यहाँ बढ़ाने की बात हो गई आ रही है, देखिए बढ़ा दिया गया 2000। तो लोग अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं सेंटेंस क्या है कि होगी, भविष्य की होगी। बात हो रही है। सही। ठीक है। और दूसरी बात, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर में साइकिल खरीद के लाया तो अगर उसके पिताजी मोटरसाइकिल खरीद के लाने वाले थे तो क्या अब मोटरसाइकिल नहीं आएगा क्योंकि साइकिल आ गया। अगर आज सरकार ने 2000 बढ़ा दिया तो क्या केंद्र जी सरकार अब जो अपनी योजनाएं हैं नई शिक्षा नीति में जो चीजें हैं क्या वो नहीं जी करेगी, वो समझ नहीं पाते हैं। तो हम जो है फैक्ट पर बात करते हैं और तार्किक बातें करते हैं। हाँ पॉलिटिक्स बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि सरकारें करती हैं सब कुछ, चाहे अच्छा हो हाँ चाहे बुरा हो, तो इसलिए थोड़ी पॉलिटिकल बातें आ जाती हैं। नहीं तो हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना है, बीजेपी करेगी नहीं करेगी हाँ। तो करेगी तो उसके बारे में बात होगी, नहीं करेगी तो उसके बारे में बात होगी। अब तो प्रत्येक राज्य अभी कोई भर्ती नहीं निकाल रही है, मैं इस बात पे टारगेट देख रहा हूँ, ना मध्य प्रदेश, ना को राजस्थान, ना कोई भी उत्तर उसके प्रदेश। पीछे रीजन है, हाँ लोगों में शायद भूलने की बीमारी है, वो भूल जाते हैं। हमने शेयर भी किया था, केंद्र हाँ। सरकार ने एक लेटर जारी किया था, हमें जहां तक याद आ रहा है 2019 में जारी किया था। 19 में किया था, लेटर जारी किया था। और उस लेटर के अनुसार कोई भी राज्य कोई भी नया भर्ती नहीं कर विज्ञापन सकता। जारी नहीं करेंगे, कोई नई भर्ती नहीं निकालेंगे, विज्ञापन नहीं। निकालने के लिए उन्हें केंद्र से अप्रूवल लेना होगा। बिल्कुल सर। तो यानी सारी भर्तियों को पर जो है पहले भी केंद्र का कंट्रोल था, लेकिन बिल्कुल था। कुछ राज्य जो है कभी कभी मनमाना, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ शिक्षा मित्र समायोजन। ठीक जी। है। केंद्र से झूठ बोल करके छुपा करके चीजों को करने की कोशिश की गई, उसका खामियाजा कोशिश की शिक्षा गई। मित्र आज भुगत रहे हैं।
भुगत रहे हैं। तो सही जो बात है। राज्य इस तरह के उल्टे सीधे काम कर रहे थे अपने मन का, तो उनको रिमाइंड कराने के लिए, रिकॉल कराने के लिए केंद्र सरकार ने फिर से ये लेटर जारी कर दिया कि भैया आप सर्वे सर्वा नहीं हो, आपको जो करना है पहले हमारे पास भेजो, हम देखेंगे ये काम सही है गलत है, और क्योंकि पैसा तो हमें देना है 60-70%, तुम उल्टा सीधा जी। कर दोगे, हम पैसा देंगे, पैसा भी बर्बाद होगा, मैटर भी जाएगा कोर्ट कचहरी में उलझेगा, और जो कैंडिडेट्स बिल्कुल हैं सही। वो उलझेंगे, और फिर भविष्य में भटकेंगे। तुम तो 5 साल के लिए आए हो। उनका जीवन खराब हो हाँ, जाएगा, उनका राजनीतिक जीवन खराब। पार्टियां तो 5 साल के लिए आती हैं, लेकिन जो सही। कैंडिडेट्स हैं उनका तो लाइफ पूरा उसी पर टिका हुआ है। उसी पर टिका हुआ। और सरकार को जो है बिना वजह फिजूल की चीजों में कोर्ट कचहरी करना पड़ जाता है। कैंडिडेट्स तो भाई अपनी जेन्युइन चीजों के लिए जाएगा ही जाएगा कोर्ट, उसको जहां हानि हो रही है। सर एक छोटा सा प्रश्न और था, ये जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपके उस पर लिखा रहता है ऑल टीईटी पास। सर एक चीज और बताइए थोड़ा सा कि पहले हमारे यहाँ टीईटी के बेस पे ही शायद सारी भर्तियां होती थी उत्तर प्रदेश में, और प्रत्येक राज्य जो है टीईटी बेस पर ही चाहे वर्ग 3 हो या इस प्रकार हो, कोई भी प्राइमरी टीचर हमेशा एक एग्जाम लेकर के उसको भर्तियां करता है। तो सर सुपर टेट जो उन्होंने कराया वो उन्होंने बीएड और बीटीसी उसमें सब सम्मिलित कर दिए, उसके बाद उन्होंने सुपर टेट करा दिया। सर क्या ऐसा हो सकता है भविष्य में कि टीईटी को ही आधार मान करके, क्योंकि आज स्थितियां ये हैं कि कई बच्चों के शादी हो गई, कई बच्चों के बच्चे हो गए, कई कुछ हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि जो टीईटी हैं उन सभी को एक साथ लेकर के उनकी मेरिट बना करके उनका चयन किया जाए, सुपर टेट हो ही ना, क्योंकि केंद्र सरकार से सारे राज्य हैं और सभी राज्य एक ही पेपर कराते हैं। तो उत्तर प्रदेश ऐसा कर सकता है? कर सकता है नहीं, ऐसा ही होने जा रहा है, वही हम बार बार बताते रहते हैं। इसको इस तरह से समझिए थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए आपका सामान्य घर परिवार है, आपकी नौकरी लग जाती है, ठीक है, आप अपनी सुविधा के लिए घर में खाना बनाने, बर्तन धुलने, साफ सफाई के लिए किसी को रख लेते हैं, 1 या 2 व्यक्ति को, ठीक है। आपको आवश्यकता है 1-2 की, जी। आप ढूंढते हैं, आपको जानकारी होती है 5-10 लोगों के बारे में कि हाँ ये लोग इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की सर्विस देते हैं। तो अब आप चूंकि आपको चाहिए 1 या 2 ही, लेकिन आपको जानकारी हुई 5-10, तो अब क्या होगा, उन 5-10 में आप चुनाव कर सकते हैं कि कौन मेरे लिए बेहतर होगा, कौन अच्छा काम करता है, कौन पेमेंट कम ले रहा है। कई तरह से आप अपना निर्धारित करेंगे कुछ मानक, उसके आधार पर चुनाव करेंगे। कोई हो सकता है उम्र में ज्यादा हो तो आपको लगेगा कि नहीं ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो कम एज वाले को ले। तरह तरह के मानक आप अपने माइंड में सेट करके उसके आधार पर उनमें से चुनाव करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया सामान्य परिस्थिति। अब आते हैं दूसरी परिस्थिति। मान लीजिए आप की नौकरी लग गई, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई अभी? मेरा एक बालक है सर, मेरी शादी हो गई थी 2017 में। अच्छा अच्छा, तो चलिए मान लीजिए इसी उदाहरण को लेते हैं कि जब आपकी शादी रही होगी, ठीक है, वो विशेष परिस्थिति हो गई। अब उस विशेष परिस्थिति में आपके घर परिवार में बहुत सारे लोग आए होंगे जी। तो आपके घर में मान लीजिए जो भी माता जी या बहन या जो भी भाभी या जो भी महिलाएं रही हों, उनको थोड़ी असुविधा हुई होगी कि अचानक से काम बढ़ गया है, तो आपने कुछ लोगों को हायर किया होगा कि नहीं ये लोग जो है घर में खाना बनाने के लिए या साफ सफाई के लिए, उस वक्त आपको अचानक से जरूरत पड़ी और आपने कुछ लोगों को हायर किया रहा होगा। तो अब आपकी जो क्वांटिटी थी हायर करने की, मान लेते हैं वो उस वक्त 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आपने डिसाइड किया कि नहीं ये काम आपने कई काम डिसाइड किए, क्योंकि सजावट भी करना है और अन्य भी काम करना है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होने वाली है, शादी वाले दिन तो विशेष तौर पे बहुत जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए आपने तय कर लिया कि हमें 20 लोगों की जरूरत है, ठीक है। अब आपकी जानकारी में वो 5-10 लोग जो थे उनमें से 1-2 को आपने हायर किया है, बाकी तो जो बच्चे हैं, तो अब आपको कहीं से और जानकारी नहीं मिल रही है कि अन्य कोई है कि नहीं है, लेकिन आपको आवश्यकता महसूस हो रही है कि 15-20 लोग तो चाहिए हमें। तो अब आप 15-20 लोग बढ़िया खोजने जाएंगे, नौजवान कम एज वाले बढ़िया काम करने वाले, या जो आपकी जानकारी में है कि ये जो है 5-10 लोग हैं ये काम करते हैं, उनसे संपर्क करके पहले उनको बुलाएंगे, भैया आ जाओ मेरे यहाँ तत्काल जरूरत है, ताकि जो काम है उतने लोगों से काम आगे बढ़ने लगे। क्या करेंगे आप? सर उसी को बुलाएंगे जो जानकारी में आपके है कि इतने लोग तो हैं कम से कम हमारी जानकारी में, आप पहले उनको बुला लेंगे, भैया आओ आप लोग काम शुरू करो, फिर बाकी और तलाशते रहेंगे। तो एग्जैक्टली अभी जो कंडीशन है कुछ वैसे ही बन चुकी है, ठीक है। देखिए रूल हमारा ये कहता है, आरटी एक्ट हो चाहे नई शिक्षा नीति हो, दोनों ही ये कहते हैं कि ट्रेंड होना अनिवार्य है।
ठीक, ये 2009 में फिक्स कर दिया गया था। फिक्स तो पहले भी हुआ था, लेकिन 2009 में एक और अनिवार्यता लगा दी गई, टीईटी पास होना। तो 2009 में एक रूल बना दिया गया, टीईटी भी अनिवार्य कर दिया गया। और नई शिक्षा नीति में भी वही है कि ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा टीईटी पास होना ही चाहिए। इन दो चीजों से ये हुआ कि कम से कम ट्रेनिंग लेकर के आएगा, तो उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो उसके अंदर स्किल होगा और उस स्किल का लाभ मिलेगा। दूसरा, टेट पास होगा तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, वो फिक्स हो गई। ठीक, इसके अलावा कोई तीसरा रूल नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। हाँ, अब राज्य सरकारों के पास कैंडिडेट इतने ज्यादा हो गए, लाखों की संख्या में। यूपी की आबादी इस वक्त 25 करोड़ के आसपास। बिल्कुल ऐसा। अब 25 करोड़ में बीएड, बीटीसी, डीएलएड करके लाखों लोग बैठे हुए हैं, 5 लाख 10 लाख लोग। भर्ती निकलती है 25-50 हजार, 60 हजार, 69 हजार, जो भी। तो राज्य सरकार के पास जब कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं फॉर्म भरने वाले, तो उन्होंने एक फिल्टर का एक और ब्रेकर लगा दिया, फिल्टर लगा दिया कि भैया आओ, आप ट्रेंड तो हो ही, टेट पास तो हो ही, सुपर टेट भी क्वालिफाई करो ताकि हम फिल्टर कर सकें, हमें पता चल सके हम किसको लें किसको न लें। तो उन्होंने सुपर टेट लगा दिया। सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद एक और लेवल उसमें बढ़ा दिया कि मेरिट भी हम बनाएंगे। तो अब सुपर टेट भी पास करना और मेरिट में भी आना यहाँ लग गया। ठीक है, तो ये सामान्य कंडीशन बना दी गई हमेशा के लिए, वो राज्य सरकार ने अपना बना दिया। हालांकि नई शिक्षा नीति में भी एनटीए का जिक्र है, ठीक है, तो वो भविष्य की चीजें हैं और ये सामान्य प्रक्रिया हो गई। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें आप हमने शेयर भी किया था, करीब 11-12 लाख पद एक साथ पूरे भारत में भरने की तैयारी है। जी, ठीक है, अब 11-12 लाख भरना है अचानक से। अब 11-12 लाख में यूपी की बात की जाए, उसमें 2 लाख समथिंग फिलहाल तत्काल भरने की जरूरत है। हालांकि सारे पद भरने हैं, 4,80,000 के आसपास यूपी में खाली है। तो अब इतने कैंडिडेट उनको चाहिए। अब चले वो सुपर टेट कराने, वो प्रक्रिया करने, तो वो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, लॉन्ग प्रोसेस हो। ठीक है, और पूरे भारत में करना है 11-12 लाख भर्ती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है एक चीज तय किया गया है केंद्र की तरफ से कि हर राज्य में बहुत सारे पुरानी भर्तियां हैं जो विवादित हैं। कैंडिडेट जो हैं किन्हीं कारणों से चयनित नहीं हुए हैं, मतलब भर्ती हुई, मान लीजिए 20,000 की भर्ती निकली, तो उसमें 2-4 हजार लोग इधर टहल रहे हैं, कोई कोर्ट जारी कर रहा है, कोई थक हार करके घर बैठ गया है। फॉर एग्जाम्पल ले लें 69,000 में मान लेते हैं, अभी रिसेंटली हुआ है। 68,500 ले लेते हैं। 68,500 में 1,08,000 लोगों ने आवेदन किया जी। करीब 50-55 हजार के आसपास लोग उसमें चयनित हुए। इसके बाद मान लेते हैं कुछ और लोग इधर उधर गए होंगे, तो 1,08,000 में से 50,000 निकाल दें तो बच गए करीब 60,000। ठीक है, 60,000 में से मान लेते हैं 10-20 हजार और कहीं चले गए होंगे, 69,000 में पा गए होंगे, टीजीटी पीएचडी में पा गए होंगे, तो बचे कितने? 30-40 हजार। 30-40 हजार, ठीक है। और 68,500 के पहले भी ऐसा ही रहा है, जैसे 12,460 की एक बीटीसी की भर्ती रही है डीएलएड वालों की, ठीक है, हालांकि वो पूरी हुई नहीं है, उसमें 4,000 या 8,000 शायद पद भरे गए हैं और खाली है, और उसमें आवेदक बहुत कम रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं आवेदक रहे 20,000, 12,000 की भर्ती निकली, 12,000 मान लेते हैं गवर्नमेंट पूरा भी कर दे, तो जो 8,000 कैंडिडेट्स हैं तो वो भी तो क्वालिफिकेशन पूरा कर रहे थे, वो भी ट्रेंड थे, वो भी टेट पास थे। तो गवर्नमेंट ये लेकर चलिए कि हर बार जब भी भर्तियां निकली हैं तो पद तो आज के नए हैं नहीं, बहुत पुराने पद हैं, सन 2000 से चले आ रहे हैं खाली ये पद। बिल्कुल। तो उसी वक्त अगर गवर्नमेंट ने चाहा होता तो इन सबको नौकरी दे देती तो भी पद खाली रहते हमेशा, लेकिन उस वक्त किया नहीं गया, जिससे उनके अधिकारों का हनन हुआ है। जब शिक्षा में तो मुद्दा हाईकोर्ट में गया है और हाईकोर्ट में जजमेंट आया है, तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। अब इस बात को सिर्फ उस मुद्दे से न जोड़ करके सभी मुद्दों पर ये जोड़ा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को अक्षरशः सही माना, और सुप्रीम कोर्ट जब कोई चीज लिख देती है या मान लेती है तो वो पूरे भारत पर हर जगह लागू हो जाता है। बिल्कुल, अक्षरशः सही हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कॉमन बात ये निकल कर आती है कि बहुत समय ऐसे बहुत बार हुआ है कि लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। 20,000 कैंडिडेट्स हैं, फॉर्म भर रहे हैं 20,000, भर्ती निकली है मात्र 12,000, वो 8,000 जो रह जाएंगे उन्होंने कौन सा गुनाह किया है?
ठीक है, थोड़े नहीं सर, मेरिट एक में चीज ऊपर और भी नीचे है, हैं। ये जो ये उत्तर प्रदेश में ये जो 20 लाख जो ये भर्ती इस बार मैंने देखा यूपी टेट में इतना बवाल एकदम हुआ है, इतनी भयंकर लोग जुड़े हैं यूपी टेट के लिए। सर अभी तक अगर काउंट किया जाए तो यूपी टेट करने वालों की उत्तर प्रदेश में संख्या अभी भी बहुत कम है, जिस प्रकार पदकों के सापेक्ष जो 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है यूपी में, उसमें लगभग 30 से 40% यूपी के बाहर वाले हैं, हो सकता है 50% लोग। क्यों? क्योंकि यूपी टेट लाइफ टाइम हो गया है, जबकि अन्य कुछ राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहां लाइफ टाइम नहीं हुआ है। तो यूपी सरकार ने बार बार इसका प्रचार प्रसार किया कि यूपी टेट लाइफ टाइम हो गया। पहला तो ये। दूसरा, टेट के ही टाइम में एक न्यूज आ गई कि जो है अगली भर्ती में, वो फेक न्यूज थी जबकि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अखबार में छप गया कि अगली भर्ती में हाँ टेट के नंबर मेरिट में जोड़े जाएंगे। तो लोगों को लगा भैया चलो हम पास तो हैं, लेकिन इस बार कोशिश करते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भैया हमारा पुराना वाला जिंदा हो गया है, तो वो फिर से भर दिए, चलो भर देते हैं। तो तरह तरह के लोग हैं, इसी तरीके से संख्या बढ़ गई है, और कोई कारण नहीं है। डीएलएड में जिन्होंने एडमिशन लिया था, मैं स्वयं देखने वाला हूँ कि उस समय जो भर्तियां डीएलएड में हुई थी वो 2.5-3 लाख के आसपास हुई थी, लेकिन इस प्रकार से प्लान किया गया डीएलएड को कि आधे से ज्यादा लोग तो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं डीएलएड। मुश्किल से आप ये समझिए कि कितने परसेंट होंगे, जैसे एक डाइट में 200 बच्चे हैं, तो उन 200 बच्चों में मुश्किल से 100 बच्चे भी क्वालिफाई कर गए हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी एक पे बैग लगती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो निकल के बाहर हो जाते हैं। थोड़ा सुनने में, कहने में कड़वा है, लेकिन वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोग जो डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी किए हैं या बीएड कर रहे हैं या कोई भी कोर्स करके या एनआईएस से डीएलएड किए हैं, इस फील्ड में आए हैं, वो सिर्फ जो है इसलिए आए हैं कि चलो यहाँ आसानी से ये सब करके जॉब मिल जाएगी। ठीक है, वो सिर्फ यहाँ पर वो इस फील्ड में पहला तो पढ़ाने के लिए, टीचिंग के पर्पस नहीं आए हैं। ठीक है, और न ही वेल क्वालिफाइड में मान लीजिए, या जो भी उनको मान लीजिए, जैसे कोई घर बैठा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। किसी का स्टेटमेंट था, किसी मंत्री जी का या जिसका भी हमें याद नहीं, उन्होंने कहा था जो कुछ नहीं करता वो आ जाता है यहाँ डीएलएड कर लेता है। सही बात है, बीएड कर जो कहीं कुछ नहीं करता है तो वो बीएड डीएलएड कर लेता है। तो ये कड़वा जरूर है, लेकिन सच्चाई है, और ये सच्चाई 80% सच है। जो 80% कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे ही आते हैं। तो जब ऐसे लोग आते हैं तो उनका फोकस ये होता है कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो सरकारी नौकरी लो। ठीक है, तो जो 80% हैं, वो जो 20% जेन्युइन लोग हैं, उनको भी डिस्टर्ब करते रहते हैं हर समय। सही। तो आप से तो मेरी आज बात हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है कि आप जो है तार्किक बातें कर रहे हैं, हर पॉइंट पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे ऐसे फोन करते हैं कि हम वो रिकॉर्डिंग कभी डालते नहीं हैं, डाल दें तो लोग सुन करके दंग रह जाएंगे, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। आप फेसबुक वगैरह पर भी देखते होंगे लोग क्या क्या करते हैं, फालतू की बात करते हैं। कोई पोस्ट आ गया तो उस पर जो है एक लाइन का कमेंट लिखेंगे उल्टा सीधा, ये भी नहीं लिखेंगे कि अपनी बात को हम जो है 4 लाइन में लिख दें और प्रामाणिकता के साथ, तर्क के साथ, या जिस भी आधार पर लिखें। सामने वाले की बात ठीक है, आप मेरी बात से सहमत नहीं है, आप मेरी बात को गलत कह रहे हैं, तो हमारी बात को गलत अगर आप कह रहे हैं तो सही क्या है वो भी तो आप बताइए। वो भी बताइए। हाँ, और गलत देखते हैं, और गलत है तो किस आधार पर गलत आप कह रहे हैं वो भी बताइए। लेकिन लोग यहाँ पर उल्टे सीधे कमेंट करना, जब भी आप देखेंगे शिक्षा मित्र है तो डीएलएड वालों को, बीएड वालों को उल्टा सीधा लिखेगा, डीएलएड वाला है तो बीएड वालों से नफरत करता है, बीएड को बाहर कराओ उसके लिए उल्टा सीधा लिखेगा, शिक्षा मित्रों से नफरत कर रहा है। बीएड वाला है तो डीएलएड वालों से, शिक्षा मित्र से चिढ़ रहा है। भाई कोई किसी का प्रॉपर्टी नहीं लिया है, कोई किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। आप अपनी पढ़ाई किए हो, आप अपनी परीक्षा पास करोगे, आप अपनी नौकरी लोगे, वो अपनी करेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। फिर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना ये सब चलता रहता है, देखते रहते हैं, हम भी क्या करें। मेरे पास तो सबके फोन आते हैं, हम सबसे बात करते हैं, मेरे लिए सब बराबर है। तथ्य को वही है ना कि जैसे एक मूर्ति में ईश्वर है, लेकिन हम उसको पत्थर ही मानने पे उतारे हुए, हम आपको मानवाएंगे ही नहीं कि वो ईश्वर है। समस्या तो ये है ना, वही बात है कि मतलब ईश्वर है, हम आपको सोचने पे मजबूरी, मतलब ईश्वर तो है लेकिन हम इस प्रकार सोचे बैठे हैं कि नहीं वो तो पत्थर की मूर्ति है। तो ठीक है भाई, पत्थर की मूर्ति, हम उसके भाव को देखना ही नहीं चाह रहे। तो ये आप जो बात करते हैं ये भाव से बात करते हैं, लिखित प्रमाणित बात, राजनीतिक कोई बात नहीं है उसमें। तो ये मैं स्वीकार करता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बातें करके मिलेगा क्या, हम तो जो भी लिखित में है, जो प्रमाणिक बातें, ना हमें किसी को नौकरी देना है, ना हमें कोई नौकरी दे सकता है, ना हमें किसी से कुछ लेना देना है। 1 रुपया ना कोई हमें देने आ रहा है, ना हम किसी से मांग रहे हैं।
हमसे चर्चा कर रहे हैं। हाँ, हमने देखा है कि 80-90%, 90% क्या, हम तो कर 98% लोग गुमराह हैं। उनको हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, सारी जानकारी बीटेक बीटेक करके या और कुछ अच्छी नॉलेज या डिग्री लेकर के आए हुए इस फील्ड में, लेकिन क्योंकि उनके लिए ये फील्ड जो है एक बिल्कुल न्यू है, कोई बताने वाला नहीं है, तो मिसगाइड हैं बहुत सारे लोग। तो हम इस पर्पज से डालते हैं कि चलिए भाई 1% लोग भी अगर हमारी बातों से लाभ ले रहे हैं, चीजों को उन्हें जो है वो समझना आसान हो रहा है, तो इस पर्पज से लोगों से हम बात कर लेते हैं और वहां पर ऑडियो डाल देते हैं। बाकी कौन नेगेटिव है, कौन क्या कह रहा है, हम उस पर फोकस ही नहीं करते हैं, कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ 1-2% लोग जो जेन्युइन है, जो तार्किक बातें करते हैं, जो क्षमता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, हमें तो बस उनसे मतलब है। बाकी सबसे बड़ी बात है धैर्य की है ना, आज के समय में किसी को धैर्य नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, अब लोग कहेंगे कि भाई हमारे 20 साल निकल गए, हमारे 10 साल निकल गए। भाई 20 साल निकले, 10 साल निकले, कभी गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे आज बीजेपी है, चाहे इसके पहले सपा रही, चाहे उसके पहले बसपा रही, चाहे भविष्य में जो भी, कोई भी सरकार आ जाए, गारंटी नहीं लेगी किसी की भी नौकरी की, उसके घर परिवार को चलाने की। वो आपका जिम्मा है। हाँ, अब कोई मुद्दा हो गया, किसी कारण से कुछ भी हो गया, चाहे राजनीतिक पार्टी ने किया या लड़कों ने उसमें फर्जीवाड़ा किया, धांधली वांधली किया, या जो भी कारण बना, अब चीजें उलझ गई, तो आप भी उसमें हैं, तो आप भी उसके थोड़ा सा भुक्तभोगी होंगे। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये सब तो चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात। पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो आप अपनी लाइफ के लिए खुद सोचिए और क्या कर सकते हैं, और कभी भी एक चीज पर डिपेंड ना रहिए कि नहीं बस हमने ये फॉर्म भर दिया, अब इसी पर डिपेंड होगा। भाई भर दिया, एग्जाम दे दिया, ठीक है, रिजल्ट आएगा, तब तक आप आगे बढ़ो, अगला फॉर्म तैयारी करो। तैयारी करो, सही बात। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, कभी आइए झांसी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगा। आप जैसे लोग जब कॉल करते हैं और सामान्य तौर पर तार्किक बातें होती हैं तो अच्छा लगता है बात करके। एक एक लोग बाग नहीं समझते, लेकिन मैं आप सत्य बता रहा हूँ, आपका एक एक शब्द जो है ना, वो बिल्कुल आप ये समझिए सत्य है, एक एक शब्द। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ एक एक चीज, लेकिन वो हाँ, आपकी एक एक बात जो है बिल्कुल सत्य। हम तो बस वही आप जो कह रहे हैं, हम तो जो लिखित में है, नई शिक्षा नीति है, आरटीए है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, या अन्य जो चीजें हैं इससे संबंधित, हम उस पर बात करते हैं। अब कोई चीज गवर्नमेंट 1 साल में करेगी या 10 साल में करेगी, वो तो करना उन्हें है। हम तो सिर्फ जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। अब वो समझने वाले के ऊपर है, वो कैसे ले रहा है मेरी बातों को, कैसे। चलिए ठीक है, और ठीक है, फिर रखते हैं। वेलकम, नमस्कार।